देखो, आज अपन जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है शहरीकरण या शहरी विकास। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में अपन देखेंगे। तो किसी भी सभ्यता की जो विकास है वो उसके शहरीकरण से पहचाना जाता है। जैसे प्राचीन सभ्यताएं अपन इतिहास में पढ़ते हैं, तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो डेवलपमेंट की अपनी पीक पर जाके नष्ट हुई है। तो सभ्यता का अगर अपन अध्ययन कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा अनुमान जो अपन किससे लगाते हैं, शहरीकरण से लगाते हैं। जैसे अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा, हड़प्पा, इनमें नालियाँ, भवन निर्माण, सड़कें, ये सब पढ़े हैं। तो यहाँ शहरीकरण के ऊपर आपको जो पहला सवाल देखना है वो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2019। ये हेडिंग डालेंगे, सीधे सवाल पे आ जाएं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2019। कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे सवाल पे आ जाओ आप, जो सवाल एग्जाम में पूछते हैं। इस रिपोर्ट में आपको क्या देखना है? तो देखो, अभी ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की, संयुक्त राष्ट्र संघ की है तो इसका मतलब पूरी दुनिया की है। तो आज की डेट में अगर अपन देखें तो विश्व में शहरी आबादी जो है वो 50% के लगभग है। तो पहला और सिंपल सवाल, विश्व की लगभग आधी आबादी शहरों में। अब देखो, ये चीज आपको क्या, अभी मैंने बताया कि विश्व की लगभग आधी आबादी शहरों में है। तो जब आप जनगणना 2011 के आंकड़े देखोगे तो शहरी जनसंख्या जहां भी आए तो विश्व या भारत के सापेक्ष इसका अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा। अभी जो फाइनल रिपोर्ट जो है अपने पास यूएनओ की, उसमें अंतिम आंकड़ा अपने पास किस वर्ष का है? 2019 का। 2019 के इस आंकड़े के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में निवास कर रही है? 50%। लगभग आधी का मतलब है 50% लोग एवरेज पूरी दुनिया में कहाँ रह रहे हैं? शहरों में रह रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में या छितरे क्षेत्रों में या ढाणियों में जो आबादी है वो पूरी दुनिया की कितने परसेंट है? 50% आबादी है। ठीक है। दूसरा, इसमें जैसे इस रिपोर्ट में एक कॉलम 2030 का बताया गया है, एक कॉलम 2030 का बताया है। तो दूसरा सवाल जो है 2030 तक विश्व की शहरी आबादी, बस यही एक सवाल बताया जो मैंने लिखा है, विश्व की शहरी आबादी लगभग 60% होने की संभावना है। इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अपन अपना व्यू नहीं दे रहे हैं। तो देखो, पहला सवाल है कि यूएन की 2019 की जो सतत विकास रिपोर्ट है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये सवाल और भी सिंपल करिए, नीचे वाला डाटा अगला नहीं पूछना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा पूछ लेते हैं कि सतत विकास रिपोर्ट जो है, सतत विकास रिपोर्ट जो है वो किसकी ओर से जारी की जाती है? यूएन की ओर से, संयुक्त राष्ट्र की ओर से। उसमें दे देते हैं वर्ल्ड बैंक दे दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल दे दिया, यूएन दे दिया, केंद्र सरकार दे दिया, अमेरिकन गवर्नमेंट दे दिया, टाइम्स पत्रिका दे दिया, फोर्ब्स पत्रिका दे दिया, ऑप्शन कुछ भी बना दे अगला। तो ये सतत विकास रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी की जाती है। और अभी अपन जो डाटा पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास रिपोर्ट 2019 का, पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% आबादी शहरों में है। ठीक है। दूसरा, 2030 तक शहरी आबादी कितने प्रतिशत इस रिपोर्ट के अनुसार होने की संभावना है? 60% आबादी शहरी होने की संभावना है। अपन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो केवल शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे आज। किसके बारे में? और शहरीकरण पर पहला सवाल मैंने आपको बताया, सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएन। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी? 50% आबादी शहरी है। 2030 तक इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी आबादी हो जाएगी? 60%
हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा सवाल देखो, आपको जो ध्यान में रखना है, अगर इस डेटा को अपन देखें, किसके सापेक्ष शहरीकरण की इस सिचुएशन को अपन भारत और राजस्थान के संबंध में देखना चाहें तो 2011 की जनगणना जो है, इसमें भारत की जो शहरी आबादी है वो 24.87% है। भारत की शहरी आबादी कितनी है? 24.87%। 24.87%। ये किस में है? ये है 2011 की जनगणना में। 2011 का जब आंकड़ा आप भारत की जनसंख्या का उठाओगे तो लगभग कितने परसेंट हो गई? लगभग 25%। अब एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, विश्व की औसत आबादी 50% शहरी है और भारत की लगभग 25% आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार जो कितनी है? आधी है। इसका मतलब है कि भारत में शहरीकरण डिले है। शहरीकरण की प्रक्रिया सुस्त मान सकते हैं, देरी से मान सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका अनुमान अपन 2030-21 तक देखें, अभी जैसे अंडर प्रोसेस है, 10 साल से जनगणना होती है, तो इस बार की जनगणना थोड़ी डिले है, 2021 की अभी अपने सामने आई नहीं है। फिर भी जो भारत सरकार की जनसंख्या के अनुमान आ रहे हैं उनमें 33.43%, यहाँ देखो ये 33.43%, ये अनुमान कब का आ रहा है? 2021 का। 2021 का। अभी देखो इस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि 2030 तक विश्व में शहरीकरण कितना अनुमानित है? 60%। और इसकी अगली जनगणना भारत में कब आएगी? 2031 में। तो 2031 की यदि अपन सिचुएशन देखें तो ये आएगी 37 पॉइंट, और एडजेक्ट जो अनुमान दिया है इस रिपोर्ट में 5-4%। 37.54%। अब देखो, जब विश्व में शहरीकरण की आबादी का अनुपात 60% संभावित है 2030 में, उस वक्त तक भारत की स्थिति क्या होगी? 37 पॉइंट, तो लगभग आधी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में शहरीकरण डिले ही नहीं है। आने वाले एक दशक में भी भारत में शहरीकरण की रफ्तार विश्व की औसत रफ्तार की आधी नजर आएगी। ठीक है ना? तो यहाँ ये सारे डेटा रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ डाटा क्या रटना है? देखो, एक तो ये अभी विश्व में 50%, 2030 तक 60%, 2011 की जनगणना में 24.87% है। आप सबके सिलेबस में 2011 के आंकड़े ही हैं, ये डाटा आप छोड़ सकते हो। और 2030 में ये 37.5% के आसपास जो है शहरीकरण का अनुमान है। ये किसकी बात बताई है मैंने? ये बात बताई है मैंने आपको विश्व की और भारत की। अब इसके बाद में अपन राजस्थान की स्थिति अगर देखना चाहें तो राजस्थान में जो शहरीकरण है वो कितने % है? राजस्थान में कुल जनसंख्या की जो हिस्सेदारी है वो 2011 की जनगणना में लगभग इतना ही है जो भारतीय अनुपात के आसपास है। अब 2021 का अनुमान अपन लें तो 26.36% आ रहा है। ये थोड़ा सा अपन राजस्थान की इकोनॉमिक्स में जोड़ लेंगे इन सवालों को, तो थोड़ा सा आइडिया आपको इतना रहना चाहिए कि भारत की जो शहरीकरण की स्थिति है, राजस्थान की शहरीकरण की स्थिति अखिल भारत विश्व के अनुपात में लगभग आधी है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको देखनी है, अगला सवाल आप देखेंगे 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या, 0 से
6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या। आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या। 6 साल से छोटे बच्चों की जनसंख्या यदि अपन देखें तो इसकी सिचुएशन आपको क्या मिलेगी? देखो 2001 में 20.64 लाख बच्चे थे और 2011 में ये 22.35 लाख हो गए। किसकी बात कर रहे हैं? केवल शहरों की बात कर रहे हैं अपन। तो शहरीकरण में ये जो अनुपात है 2001 में लड़के और लड़कियों का क्रम से 52.28 और लड़कों का जो है वो 47.02% था। ठीक है, अब ये आंकड़ा लड़के और लड़कियों का टोटल जनसंख्या का आपसे कोई नहीं पूछेगा, किसी गाइड में लिखा हुआ मिल सकता है। आपसे सवाल क्या पूछ सकते हैं? देखो लिंगानुपात जो है ये हमारी समस्या, तो लिंगानुपात को आपसे सामान्य लिंगानुपात पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? सामान्य लिंगानुपात पूछ सकते हैं और आपसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पूछ सकते हैं। ठीक है, सामान्य लिंगानुपात को भी आपने यदि जनगणना के आंकड़े देखें ग्रामीण और शहरी में बांटकर पूछ सकते हैं और 6 वर्ष से कम वालों को भी किस में बांटकर पूछ सकते हैं? ग्रामीण और शहरी। तो देखो सामान्य लिंगानुपात ऑल ओवर सारा, 6 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियों का अनुपात, और वो भी किस में पूछ सकते हैं? ग्रामीण और शहरी में, दोनों को बांटकर पूछ सकते हैं। तो यहाँ 6 से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या पर आपसे क्या पूछ सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बोल के छोड़ दी, ये किसी गाइड में लिखी हुई मिल सकती हैं, आपको नहीं पढ़ने। सवाल क्या देखना है? सवाल देखना है आपको लिंगानुपात का। हेडिंग तो यही है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अपन किसकी बात करेंगे? लिंगानुपात की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पहली बात तो लिंगानुपात आप किस पर निकालते हो? हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ निशान आपने पढ़े होंगे, जैसे ये किसकी बात कर रहा है? प्रतिशत की बात कर रहा है। ये निशान किसकी बात कर रहा है? 1000 पे। जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, मेजरमेंट के कुछ पैमाने होते हैं, उनका अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रतिशत अपन 100 पर निकालते हैं, लिंगानुपात कितने पे निकालते हैं? 1000 पे। ऐसे ही अपन शिशु और मातृ मृत्यु दर है, प्रसव के समय मरने वाली माताओं की जो संख्या वो किस पर निकालते हैं? प्रति 1 लाख पे निकालते हैं। जैसे लिखा होता है कि मातृत्व मृत्यु दर, तो मातृ दर का मतलब हमेशा परसेंटेज नहीं होता है। तो मातृत्व मृत्यु दर को अपन कितने पे लगाते हैं? 1 लाख पे। तो मतलब ऐसी महिलाएं जो बच्चे को स्वस्थ जन्म देती हैं और जन्म के तुरंत बाद मर जाती हैं। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, बच्चा पैदा स्वस्थ होता है लेकिन मरने के कुछ समय बाद मर जाता है। ठीक है ना? तो बच्चे की जो है शिशु मृत्यु दर में बच्चे की आयु क्या है? जैसे माँ की तो प्रसव के तुरंत बाद ही मानते हैं, अगर जैसे 6 महीने 8 महीने बाद मरती है तो हम उसको मातृत्व मृत्यु दर में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा अगर पैदा होने से 1 साल तक मरता है तो उसको शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो यहाँ इस हेडिंग में आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो देखो आप, इसमें लिंगानुपात जो है वो आपको सबसे पहले क्या देखना है? लिंगानुपात 2011 में कितना है? 933। लिंगानुपात कितना है? 933। ये किसका है? केवल राजस्थान की बात करेंगे इसमें अपन, पूरी हेडिंग में किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। और ये राजस्थान में किसका लिंगानुपात है? 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की हेडिंग में अपन पढ़ रहे हैं। तो 6 साल से कम बच्चों का लिंगानुपात जो 2011 में है वो कितना है? 933 है। इसके अलावा शहरी लिंगानुपात की यदि अपन बात करें 2011 की जनगणना में, तो
कितना है बता सकता है कोई? नौ सौ 14 शहरी क्षेत्रों में। कितना है? 914। अब देखो ये क्या है, 933 और 914। इसका मतलब है कि लिंगानुपात की स्थिति 2011 की जनगणना के अनुसार खराब किसकी है? शहरी क्षेत्रों की। देखो, और इनको अपन निकालते किस में है? प्रति हजार पे। प्रति हजार पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, सॉरी लड़कियों की संख्या। 6 साल से छोटा लिखा है ना, लड़कियों की संख्या। तो पहला सवाल ये देखना है, अब जैसे ये डाटा भी मान लो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये संख्या भी आपसे पूछ सकते हैं और संख्या नहीं पूछें तो 2011 की जनगणना में अगर अपन 6 साल से छोटे बच्चों के लिंगानुपात की बात करें तो ये लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों का ज़्यादा है। अब कई बार आरएस वगैरह में क्या करते हैं, आरएस वगैरह में इनका अंतर दे देते हैं। तो इनका अंतर कितना हो गया? 19 हो गया क्या? कितने अंकों का अंतर है? 19 अंकों का। प्रति हजार 19 बालिकाओं की संख्या शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के सापेक्ष क्या है? कम है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। हैं? वो अपन दूसरी सीट में देखेंगे, जो स्टार्टिंग है ना। अभी मैं केवल शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। आज आते मैंने आपको बताया कि अपन केवल अर्बेनाइजेशन की बात करेंगे, जो जिस तरीके से सवाल पूछते हैं ना उसी हिसाब से। बाकी जनगणना के स्टैटिक्स जो ये पढ़ा रहा हूँ ना मैं, उसकी मेन सीट लास्ट में पढ़ाऊंगा। पहला पेज जो है ना इसका, ये देखो, इसमें से 4-5 सवाल हर एग्जाम में आते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये स्टैटिक्स का स्टार्टिंग का आंकड़ा है। ये पेज मैंने आपको क्यों नहीं बताया, ये देखो, इस पेज में जो आंकड़े हैं ना, ये तब समझ में आएंगे जब अपने को चैप्टर वाइज सारी चीज़ें क्लियर होंगे। अब इसमें स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य, ये सारी चीज़ें अपन जान जाएंगे तो लास्ट में मतलब भारत और राजस्थान की कंपेरेटिव शीट बनाएंगे अपन, ठीक है ना। उस सीट से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यहाँ केवल सवाल आपको शहरी क्षेत्रों का देखना है। अगर पीछे वाला मिक्स करेंगे तो सवाल की शेप बिगड़ जाएगी। वैसे जनगणना के आंकड़े आप देखते हो कितने याद होते हैं, नहीं होते ना। तो जहाँ से सवाल आता है वो चीज़ें याद करनी है अपने को। अब इसमें एक सवाल लिखेंगे, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात। केवल शहरों की बात कर रहे हैं आज। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। राजसमंद, ठीक है। यहां देखो, केवल इसमें देखना है आपको, टोंक का शहरी लिंगानुपात कितना है? 985। और अभी देखो, अपन ने राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना पढ़ा है? 914। कितना पढ़ा है? 914। और इसका राजसमंद का है 948। तो शहरी जनसंख्या में अगर लड़कियों की अपन बात करें तो राजस्थान के किस जिले में? टोंक के शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक लड़कियां हैं, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर और फिर राजसमंद। अब देखो, इतने नहीं आते हैं, आपको बताऊं मैं। एग्जाम में कई बार सीक्वेंस पूछते हैं तो 5-5 सीक्वेंस नहीं आएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे बीच वाले को जंप कर देते हैं। जैसे टोंक दे दिया,
और बांसवाड़ा को छोड़ के आगे वालों में से 2 दे दिया, ठीक है। या कई बार टोंक को उड़ा दिया, भाई निम्न में से लिख दिया तो दिया हुआ वही करना आपको, और इन दोनों को उड़ा दिया। फिर अगले ने प्रश्न को कहां से शुरू कर दिया? प्रतापगढ़ से। अब आप रट के तो गए हो कि यार सबसे ज्यादा तो टोंक में थे, वो तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, और आप उसमें क्या कर देते हो, इनमें से कोई नहीं। सवाल का तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे सीधा आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है। सुनना दोबारा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है। मैंने निम्न में नहीं बोला है। ऐसे में ए, बी, सी और डी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से कोई नहीं दे दिया, ठीक है। अब इन तीनों में यदि टोंक नहीं है तो आप उत्तर क्या करोगे? कोई नहीं। और इसी सवाल में ये दे दिया कि निम्न में से, और ये 3 ऑप्शन दे दिए और फिर इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है लास्ट वाले में, तो आपको उत्तर क्या देना है? प्रतापगढ़। समझ आएगी बात? तो आपको जितना प्लेटफॉर्म सोचने के लिए सवाल में स्पेस दिया गया कि आप कहां तक स्वतंत्र हो सवाल करने के लिए, वहीं तक उसको सोचना है। और इकोनॉमिक्स में तो लगभग सवाल जो होते हैं ना आंकड़ों के, उनमें सब में ऐसा ही रहता है कि अपन रट के कुछ जाते हैं और वहां हो कुछ और जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल आप इसमें लिखेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाले, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर और भरतपुर। यहां देखो, इसमें ग्रेटर देन का निशान उल्टा लगाया मैंने। सर्वाधिक वाले में ऐसा लगेगा निशान, इस निशान का चौड़ा मुंह जिधर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और ये इसका हेड जिधर होता है उसकी तरफ की वैल्यू क्या होती है? कम। तो देखो जैसलमेर की 807 है, बस एक ही रटना है इसमें से, बाकी सीक्वेंस देखना है, बाकी किसी का भी आंकड़ा नहीं देखना है। तो देखो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक 985, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर 805, ठीक है। अब देखो ये 807 से 985 के बीच में कितना गैप है? कितना गैप हो गया? शहरी लिंगानुपात में इतना बड़ा गैप है, हैं? 178, 178 का अंतर है, देख लो। तो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर का है और अधिकतम शहरी लिंगानुपात किसका है? टोंक का है। अब वही बात है उसी तरीके से, जैसे मान लो कि ये टॉप के 3 भी दे सकते हैं क्रम में, ठीक है, ये 3 भी दे सकते हैं और इसको हटा के ये 3 भी दे सकते हैं लगातार दे तो, और ऐसे नहीं दे तो जैसे ये दे दिया, इन 2 को छोड़ दिया, आगे वाला 3 दे दिया, या ये दे के इसको छोड़ के आगे वाले दे दिए। तो मतलब 4 या 4 ऑप्शन आप कम से कम देखो, ताकि 5वें का तो अनुमान आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस जो दिया जाता है वो इसी हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगला, ये अभी तक जो मैंने आपको बताया है, ये देखो इसमें अपन ने अभी बाल लिंगानुपात शब्द नहीं लिखा, ये भी ध्यान रखना। स्टैटिक्स में या सांख्यिकी में बाल लिंगानुपात का मतलब 0 से 6 वर्ष वाले हैं, 0 से 6 वर्ष वाले। तो इसके नीचे आप लिखो इसमें बाल लिंगानुपात, शहरी बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात के कोष्टक में शहरी लिख देना। क्या देखोगे? देखो पहला सवाल आप सबके सिलेबस में जनगणना साफ साफ 2011 की लिखी हुई है। तो देखो शहरी बाल लिंगानुपात की जो स्थिति है वो 2001 के सापेक्ष 2011 में गिरावट वाली है।
सब में गिरावट वाली है। लेकिन 2011 के बाद में जो बीच की रिपोर्ट आ रही है, सेमी रिपोर्ट आ रही है, उनमें वापस बाल लिंगानुपात में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहला सवाल आप इसमें लिखेंगे, शहरी बाल लिंगानुपात शहरी बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 987 है, सॉरी 887, कितनी है, 887 है। जबकि ये पहले वाली लिखाई है मैंने, 2001 की है ऊपर वाली, एक 2001 शब्द नहीं लिखा ना, 2001 में कितनी थी, 887, जबकि 2011 में 874 है, 874 है। अब देखो ये दोनों ही आंकड़े आपको नहीं देखने, ये आंकड़े बात को समझाने के लिए मैंने लिखा है। सीधी सी बात है कि शहरी बाल लिंगानुपात का मतलब है कि 0 से 6 वर्ष तक के लड़के लड़कियों का यदि अनुपात देखें तो 2011 में शहरों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, कम थी, बजाय किसके, 2001 के। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में शहरी बाल लिंगानुपात में गिरावट आई है या बढ़ोतरी हुई है, समझ आएगी बात। सवाल यही ध्यान में रखना है कि 2001 के सापेक्ष 2011 में, ठीक है, डैश करके पहला ऑप्शन दिया, शहरी बाल लिंगानुपात यथावत रहा है, शहरी बाल लिंगानुपात में गिरावट आई है, शहरी बाल लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है, समझ में आ गई ना बात। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या हुई है, गिरावट आई है, ठीक है। अब एट प्रेजेंट कितना है शहरी बाल लिंगानुपात, एट प्रेजेंट का मतलब क्या है, एट प्रेजेंट का मतलब अपने पास फाइनल डाटा 2011 का ही है, उसके बाद है ही नहीं। 2021 की जनगणना टाइम पर नहीं होने के कारण, वरना अभी तक अनंतिम आंकड़े आ जाते हैं, सांख्यिकी निदेशालय ने अपने को ये आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाए, इसीलिए आप सबके सिलेबस में आज भी 2011 की जनगणना के आंकड़े शो किए हुए हैं, सेंसस 2011 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ वर्तमान का मतलब 2011 वाले ही आपकी एग्जाम के लिए, और ये अप्रैल तक तो कन्फर्म है, अप्रैल तक की सारी भर्तियों के लिए आपको यही डाटा लेकर चलना है। अब इसमें शहरी बाल लिंगानुपात की यदि अपन बात करें तो देखो हेडिंग डालो, शहरी बाल लिंगानुपात। ये ध्यान रखना कि बाल लिंगानुपात किस आयु वर्ग के लिए होता है, 0 से 6। ये चीज आपको शहरी बाल लिंगानुपात कोष्टक में लिख लेना। कई बार बाल लिंगानुपात की आयु क्या है, बहुत सिंपल पूछ लेते हैं, है ना। तो 0 से 5 दे दिया, 0 से 6 दे दिया, 0 से 12 दे दिया, 0 से 18 दे दिया, है ना। तो बाल लिंगानुपात की आयु 0 से 6 है। अब देखो इसमें पहला लिखेंगे सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात। ये केवल वही बात करेंगे, आपके सिलेबस में 2011 की जनगणना है, तो इसमें सर्वाधिक का मतलब ऊपर वाले 4-5 देखने, तो इसमें लिखो पहला है नागौर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा बीकानेर, ये उल्टा हो गया, बीकानेर को 2 नंबर पे लिखोगे आप, नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा और 12, और 5वां यदि आप लिखना चाहो तो चूरू लिख सकते हो। ये देखो, ये एक ही आंकड़ा ध्यान में रखना है, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात किसका है, नागौर का। अब पिछले आंकड़े में आप वापस जाओ, देखो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किसका पड़ा है,
टोंक का, और सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात, शहरी के आगे बाल लिखते क्या आएगा, नागौर, उधर अपन ने आंकड़ा लिखा है 985। टोंक का आंकड़ा ऑल ओवर कितना है, 985। तो टोंक तो ऑल ओवर लिंगानुपात में ऊपर है, और नागौर शहरी लिंगानुपात, शहरी बाल लिंगानुपात में ऊपर है। बात आज की क्लास में अपन पहले किसकी कर रहे हैं, खाली शहरों की कर रहे हैं। फिर लिखो न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले। धौलपुर, गंगानगर, निशान इसमें उल्टा लगेगा न्यूनतम में, धौलपुर, गंगानगर, और उसके बाद में दौसा, अलवर। दौसा, अलवर, ठीक है। फिर देखो यहां पांचवें पे अपन बात करें तो 2 का बराबर आया है, किस किस का, भरतपुर और हनुमानगढ़ का, भरतपुर और हनुमानगढ़ का दोनों का बराबर है, कोई सा भी हो सकता है। अब यहां देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहां अधिकतम बाल लिंगानुपात किसका लिखा है, नागौर का, और न्यूनतम बाल लिंगानुपात किसका लिखा है, धौलपुर का। कितना है, 841। भरतपुर का कहां लिखा है, हाँ देखो न्यूनतम अधिकतम की बात करते हैं तो ग्रेटर देन का निशान ये आएगा, और न्यूनतम की बात करते हैं तो ये लेस देन का आएगा, मतलब सबसे कम इसका है। तो ये बढ़ते हुए, न्यूनतम की बात करते हैं तो जो जिले लिखे होते हैं बढ़ते क्रम में, और अधिकतम की बात करते हैं तो जो जिले हैं वो घटते हुए क्रम में। डाटा सबका याद नहीं रखना है, फिर भी ये भी यदि याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, एक बार थोड़ा सा दिमाग में आइडिया लेके छोड़ दो, फैक्ट में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधा सवाल इसमें अधिकतम, न्यूनतम या सीक्वेंस पूछा जाता है, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर अगर अगली बात अपन करते हैं साक्षरता की, लिंगानुपात की बात कर ली ना, अब किसकी बात करेंगे, साक्षरता की। तो साक्षरता के आंकड़े भी अपने को 2011 की जनगणना के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखो राजस्थान की औसत साक्षरता क्या है, पहला सवाल बताओ, देखें राजस्थान की औसत साक्षरता है 66.11%, मतलब महिला पुरुष सबकी अपन यदि मिला दें तो कितनी है, 66.11% है, ठीक है। अब इनमें से यदि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की अपन बात करें, ठीक है, तो कितनी कितनी होगी। इस औसत साक्षरता को अपन किस में बांटें, शहरी क्षेत्र में, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है अब, और किस में बांटें, ग्रामीण क्षेत्र में। देखो डाटा केवल वही लेना है, तो शहरी क्षेत्रों में आपको 79.7%, 79.7%, 79.7%, और ग्रामीण क्षेत्रों में है 61.4% या 40%। देखो ये 2011 की बात कर रहे हैं अपन, साक्षरता के कोष्टक में 2011 लिख लेना, जो आपके सिलेबस में केवल वही बात करनी है। तो राजस्थान की एवरेज साक्षरता क्या है, राजस्थान की एवरेज शहरी साक्षरता क्या है, और राजस्थान की एवरेज ग्रामीण साक्षरता क्या है, ठीक है। अभी अपन शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो अब आपको सर्वाधिक शहरी और न्यूनतम शहरी साक्षरता की बात करनी है, किसकी, राजस्थान के जिलों की। तो पहले लिखो सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले, वही सीक्वेंस
में जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो देखो सर्वाधिक शहरी साक्षरता किस जिले की होनी चाहिए, हैं ना? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सी बात है। शहरों की स्थिति लिटरेसी के मामले में उन जिलों की ज्यादा अच्छी है जिनको हम आदिवासी कहते हैं। समझ क्या बात? क्योंकि उनमें जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है वो गांव में गिरा हुआ है। भाई परसेंटेज निकालेंगे तो गांव और शहर की तुलना करते हैं, तो जैसे अपने यहाँ गांव में साक्षरता और शहरों में साक्षरता का अपन कंपैरिजन करें तो अपने यहाँ तो गांव बहुत स्ट्रांग है, शहरों के कंपैरिजन में गांव बहुत स्ट्रांग है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखोगे रोजगार की, डॉक्टर, इंजीनियर, आरएस, आईएएस शहर में ज़्यादा है या गांव में? गांव में ज़्यादा मिलेंगे। तो जो एडवांस जिले होते हैं उनकी ग्रामीण स्थिति बहुत सॉलिड होती है, और एडवांसनेस उन जिलों की है ही किसकी वजह से? गांव की वजह से। और जो बैकवर्ड जिले हैं उनकी बैकवर्डनेस इस रिपोर्ट में है ही किसकी वजह से? गांव की वजह से। अपन किसकी बात कर रहे हैं? शहरों की। जो टॉप 4 जिले हैं उनमें पहला जिला है उदयपुर, उदयपुर। दूसरा है बांसवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर। 4 ही लिख लो। देखो इसको, अपन शहरी साक्षरता की बात कर रहे हैं जिलों की, तो देखो झुंझुनू, जयपुर, कोटा, इनका नाम अपन पढ़ते हैं ना, कहीं आसपास भी नहीं है शहरी साक्षरता में। सर्वाधिक शहरी साक्षरता जो है, कारण क्या है इसका? कारण यह है कि जो एडवांस जिले हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे अवसर हो जाते हैं, तो उनमें इलिटरेट लोगों की संख्या ज़्यादा है। जैसे जयपुर महानगर है तो वहाँ लेबर क्लास जो है बिना पढ़ा लिखा उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। समझ आ गई बात? जबकि पिछड़े हुए जिला हेडक्वार्टर है वहाँ रोजगार के अवसर नहीं होते हैं, रोजगार के इतने ज़्यादा अवसर नहीं होते हैं, तो वहाँ शहरों की तरफ जो माइग्रेट होते हैं वो पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। क्योंकि रोजगार शहरों में अगर इलिटरेसी बढ़ रही है तो एक ही वजह से, रोजगार की वजह से बढ़ेगी। समझ आ गई बात? और पिछड़े जिलों में रोजगार की स्थिति क्या होती है? कमजोर होती है। आइडिया मिल गया ना? तो ये चारों जिले देखो टॉप के जो हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये सब आदिवासी इलाकों में आते हैं। ठीक है, फिर भी शहरी साक्षरता में राज्य में टॉप पर है। 87.5% शहरी साक्षरता है उदयपुर की। थोड़ा सा आपको आइडियोलॉजी पालनी, आंकड़ा आपको ध्यान में नहीं रखना है, रटना नहीं है। एक आइडिया दे रहा हूं कि 87.5% शहरी साक्षरता किसकी है। तो किसी भी जिले की शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा है तो वो किसकी है? उदयपुर की। और कितनी है? 87.5, 87.5% है। फिर आप इसमें लिखोगे न्यूनतम शहरी साक्षरता, न्यूनतम शहरी साक्षरता। इसमें पहला है नागौर, दूसरा जिला है इसमें जालौर, चूरू और धौलपुर। जालौर, चूरू और धौलपुर। ठीक है, देखो शहरी साक्षरता की अपन बात करें तो न्यूनतम शहरी साक्षरता 70.6% किसकी है? नागौर की। डाटा आपको रटना नहीं है, केवल एक आइडिया लेना है। तो राजस्थान में किसी जिले की 87.5% से ज़्यादा शहरी साक्षरता नहीं है और किसी जिले की 70.6 से नीचे शहरी साक्षरता नहीं है। समझ आ गई बात? अब देखो न्यूनतम और उच्चतम शहरी साक्षरता अपन ने देख ली, और शहरी साक्षरता का औसत अपने पास है। शहरी साक्षरता का औसत कितना है? 79.7%। समझ आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी, 3 आंकड़े इसमें ध्यान में रखोगे। अगला आप इसमें लिखोगे 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर।
1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर। इसकी बात बाद में करेंगे। कल का एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया है, आप लोगों ने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या? है एग्जाम के लायक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है। कल एक पॉल्यूशन रिपोर्ट छपी अखबारों में, इंटरनेशनल लेवल की, जो दुनिया के प्रदूषित शहरों पर आपने पढ़ा तो सवाल बार बार आता है ना। इस बार वहाँ से सवाल आने की गुंजाइश क्यों है? इस बार वहाँ से सवाल आने की गुंजाइश इसलिए है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर राजस्थान में मिला है। हैं? हाँ, भिवाड़ी। ऑफिशियली कल इस सवाल को रिलीज किया गया है। टॉप 100 में 7 शहर राजस्थान के हैं पूरी दुनिया में। तो ये सोचनीय विषय है। मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में प्रदूषण के लिहाज से सबसे ऊपर कौन है? भिवाड़ी है। या तो ये सवाल पूछ सकते हैं, या दुनिया के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के कितने शहर हैं? 7। सोच सकते हो, पूरी दुनिया के 100 में से 7 को अपन कवरेज दे रहे हैं। इसका मतलब अपना प्रदूषण कम नहीं है। तो इस सवाल को ऊपर लिख लो आप। देखो, कई बार ऐसा होता है कि ये चीज अपने से छूट जाती है। अखबार को अपन पढ़ लेते हैं तो सेम डे डिस्कस हो जाए ना, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी और विश्व के टॉप 100 में 7 राजस्थान के। 2 ही बातें ध्यान में रखनी है बस। टॉप 100 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के कितने हैं? 7 हैं। अभी अपन क्या देख रहे थे? कितने शहर हैं बता सकता है कोई? कितने हैं? 33 या 30? 30 हैं इसमें रिपोर्ट में। आगे लिख लो 30। 30 हैं और इनमें टॉप 4 के नाम ध्यान में रखने हैं आपको। जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। ये सारे आंकड़े किसके हैं? 2011 के। ये ध्यान रखना, जो चीज सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग है। इंपॉर्टेंट लगा लो इस सवाल पे। जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। देखो, यहां सवाल की भाषा क्या होगी? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के 4 बड़े शहर, 4 बड़े शहर घटते हुए क्रम में ये निशान ऐसे लग जाएगा, और बढ़ते हुए क्रम में पूछा है तो चाहे तो ये निशान ऐसे लगा दोगे तो पहले क्या आ जाएगा? बीकानेर, फिर क्या आ जाएगा? घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में। ये बात ध्यान रखना, आपसे घटते क्रम में पूछा है या बढ़ते क्रम में। ये जो लिखा हुआ क्रम है ये कैसा है? घटता हुआ है। और ऐसे निशान लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हैं?
तो इसमें मैं नाम बोल रहा हूं, आपको देख लेना। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, सीकर, पाली, टोंक। अब देखो किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया ना। ब्यावर, तो कितने हो गए? 2 और जुड़ गए ना। हनुमानगढ़, धौलपुर, फिर गंगापुर सिटी, ये भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। सवाईमाधोपुर, चूरू, झुंझुनू, बारा, चित्तौड़गढ़, मकराना, ये भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। नागौर, हिंडौन, ये भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। भिवाड़ी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। और बूंदी, सुजानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। और बांसवाड़ा। समझ गए आप? तो बहुत सारे जिला मुख्यालय ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख नहीं है। अब देखो दूसरा सवाल क्या है। अभी तक अपन पढ़ रहे थे, तो दूसरा है पॉपुलेशन का शहरीकरण। पॉपुलेशन का शहरीकरण। देखो अभी तक अपन पढ़ रहे थे अकेले शहर की जनसंख्या के हिसाब से, और पूरे जिले की अगर शहरीकरण की स्थिति अपन देखें, गांवों को और सबको मिलाकर, तो पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो सर्वाधिक शहरीकरण किस जिले का हुआ है? जनसंख्या के हिसाब से कोटा का। तो सीधा लिख लो, सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला, सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कोटा। यहाँ की 60.31% पॉपुलेशन शहरों में है। समझ गए? इसका मतलब है कि जयपुर खुद बड़ा है शहर, लेकिन गांव में पॉपुलेशन के हिसाब से वो कोटा से पिछड़ा हुआ है शहरीकरण के मामले में। ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकते हैं, कौन सा जिला ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन का शहरीकरण बहुत कम हुआ है या सबसे कम हुआ है? तो देखो सबसे कम शहरीकरण जो है वो डूंगरपुर का हुआ है। महज 6.39% लोगों का शहरीकरण हुआ है। तो इसमें लिखो न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला, न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला क्या लिखोगे? डूंगरपुर, 6.39%। इनमें सीक्वेंस देखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा रटना है आपको। ठीक है। अब एक सवाल आता है इसमें, राजस्थान में माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन किसको कहते हैं? हैं? देखो माइग्रेशन विस्थापन है। तो देखो सामान्यतः इस माइग्रेशन का मतलब ये इमाइग्रेशन, थोड़ा सा देखना, और ये है इमाइग्रेशन। ये 2 टाइप होते हैं। तो इनका मतलब क्या है? सामान्यतया विस्थापन को अपन कहते हैं माइग्रेशन, अपने स्थान को छोड़कर या स्थान से पलायन करना माइग्रेशन है। तो ये 2 शब्द हैं, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, आई और ई का। इसका मतलब ये है कि बाहर से अंदर आ रहा है, और ई स्पेलिंग में आ गया, इसका मतलब अंदर से बाहर जा रहा है। इसको हिंदी में कहते हैं आप्रवास। क्या कहेंगे? आप्रवास। ठीक है। और इसको क्या कहोगे आप? बहिप्रवास। क्या कहोगे? बहिप्रवास। किसी पॉपुलेशन का किसी भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निकलना। समझ आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान में माइग्रेशन की स्थिति अपन देखें तो इसके ऊपर क्या सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला तो यहाँ इस राजस्थान की डेमोग्राफिक्स में अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो माइग्रेशन का मीनिंग क्या लेंगे। तो जनसंख्या का चैप्टर जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो इसमें हमसे सवाल जो पूछा जा रहा है उसका मीनिंग है गांव से शहरों की ओर।
माइग्रेशन का मतलब क्या है? गांव से शहरों की ओर पलायन। ये लिख लो इसका मीनिंग, गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन, जनसंख्या का पलायन। ठीक है। अब देखो इसमें पॉपुलेशन की जो स्टैटिस्टिक्स अपने सामने है, इसमें मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, हालांकि आपको ज्यादा लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ इसको। जैसे पुरुषों का राजस्थान में जो माइग्रेशन है उसका अनुपात है 49.16%, या लगभग 49% मान सकते हैं टोटल माइग्रेशन का। और महिलाओं में कितना है? महिलाओं में है 59.11%। महिलाओं में माइग्रेशन पुरुषों की बजाय कितना ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण साफ साफ लिखा हुआ है इस डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट में, है? जहाँ छोरी की सगाई करे घर का है, तो मैं खेत वालों कौन देखूं, गाय डांडा रखने वालों कौन देखूं, मेरी छोरी को गोबर कौन पड़े। ठीक है। दूसरी बात, 5,000 रुपये की नौकरी कर लेगी शहर में, जबकि घर में कितना 15,000 का आउटपुट है, फिर भी 5,000 रुपये की नौकरी करने के लिए अपन तैयार हो जाते हैं। दो ही कारण बताएं इसमें, रोजगार के अवसरों की तलाश और वैवाहिक मानसिकता। इस वजह से राजस्थान में डेमोग्राफिक्स में महिलाओं का जो माइग्रेशन है वो पुरुषों की बजाय ज़्यादा है। रोजगार की तलाश का मतलब इन कोचिंग सेंटरों को उधेड़ के देखो, 90% कौन घूम रहे हैं यहाँ? महिलाएं। 90 भी नहीं तो 80% तो हैं। 80% इस शहर में लड़कियां पढ़ रही हैं। ये रोजगार की अवसर का तलाश ही तो है ये। तो इस डेमोग्राफिक्स में राजस्थान में माइग्रेशन जो है गांव से शहरों की और जो प्रवास है वो पुरुषों का ज़्यादा है या महिलाओं का? महिलाओं का। अंतर कितना है? 10%। रीजन क्या है? वैवाहिक मानसिकता और रोजगार के अवसरों की तलाश है। तो इसमें एक लाइन लिख लो, राजस्थान में आंकड़ा नहीं लिखना है, महिलाओं में माइग्रेशन पुरुषों के सापेक्ष 10% अधिक है। 10% अधिक है। दस प्रतिशत अधिक है। 10% अधिक है, जिसका कारण वैवाहिक स्थिति एवं रोजगार के अवसरों की तलाश है, एवं रोजगार के अवसरों की तलाश है। ठीक है। अब ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी। सवाल क्या होता है एग्जाम का? सवाल ये है कि चाहे भारत के मामले में पूछें चाहे राजस्थान के मामले में पूछें, सेम स्थिति है। महिलाओं का माइग्रेशन रेट पुरुषों से ज़्यादा है और कारण भी सेम है। तो राजस्थान और भारत में महिलाओं का माइग्रेशन या शहरों की ओर पलायन है, उसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार के अवसरों की तलाश। ये देखो पूरा ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको पूरी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पिलर में ये देखो कंपैरिजन में ये भारत के पिलर दिए हुए हैं और ये राजस्थान के। ये नीचे वाला जो बड़ा पिलर दिखा रहा है ये किसको बता रहा है? रोजगार के अवसरों की तलाश को बता रहा है। तो आपको ये ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ये देखना है कि महिलाओं में माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण
रोजगार की तलाश या रोजगार की तलाश और व्यावसायिक गतिविधियां। अगला कैसे भी मतलब मॉडिफाई कर दे इसको, तो आप इसमें लिखो भारत तथा राजस्थान में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए, सबके लिए कॉमन यही है, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण रोजगार ऑब्लिक व्यवसाय है। अगला लिखो आप इसमें शहरी आवासों की स्थिति। शहरी आवासों की स्थिति। ठीक है, अब देखो रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है आवास का, तो उसकी यदि अपन तुलना करें तो भारत और राजस्थान के आंकड़ों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नेशनल लेवल की रिपोर्ट में शहरी जो आवास या घर हैं, जिन मकानों में लोग रहते हैं, उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, अच्छी, रहने योग्य और जीर्ण शीर्ण। अच्छी का मतलब है कुल मिलाकर बढ़िया सिचुएशन है, रहने योग्य का मतलब अपन काम चला रहे हैं, और जीर्ण शीर्ण का मतलब क्या है, रिस्क है, खतरा है जिस घर में रह रहे हैं। तो देखो 68% भारत में और 69% राजस्थान में। क्या है ये? अच्छी स्थिति है शहरी आवासों की। और भारत में और राजस्थान में दोनों में 29% जो शहरी घर हैं वो रहने योग्य हैं, मतलब काम चला रहे हैं। इसके अलावा 3% भारत में और 2% राजस्थान में, मतलब रिस्क की आवासों में पॉपुलेशन रह रही है। मतलब 100 में से 2-3 आदमी ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जिनको कभी भी खतरा है उस घर की वजह से, उस खंडहर की वजह से जिसमें वो रह रहे हैं। तो शहरी आवासों की जो स्थिति है, तो उसमें एक सवाल लिख के छोड़ दो, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर शहरी आवासों की, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर शहरी आवासों की लगभग 69% स्थिति अच्छी है। बस इससे आइडिया लग जाएगा, 69% स्थिति अच्छी है तथा 29% लोग, भारत और राजस्थान दोनों का यही आंकड़ा, लगभग 29% लोग काम चलाऊ घरों में रह रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां आपको अगला सवाल, शहरी विकास पर कुछ संस्थागत प्रयास किसके लिए? शहरी विकास के लिए। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि मैं बहुत ही समराइज रूप से केवल 1 पेज से 1 या 1.5 लाइन आपको वही लिखा रहा हूं जो एग्जाम के लायक है। ठीक है, या फिर कोई विश्लेषण ग्राफ में या डायग्राम में है उसको मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। देखो यहां शहरों का डेवलपमेंट जो है
वो किसके माध्यम से होता है? शहरों का डेवलपमेंट अपने यहाँ करने वाली एजेंसी को या तो कहते हैं विकास प्राधिकरण, किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विकास प्राधिकरण, या कहते हैं न्यास, नगर सुधार न्यास। समझ रहे आप? तो जैसे अपन सिंपल सी सुनते हैं कि जैसे एक शहरों की अपन बात करें तो जो जैसे लक्ष्मणगढ़ है, फतेहपुर है, ये सब क्या है, नगर पालिका है। नवलगढ़ है, ये सब क्या है, नगर पालिका। तो इन शहरों का विकास कौन करती है? नगर पालिकाएं करती हैं। फिर नगरों के विकास के लिए होती हैं नगर परिषदें। जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पहले क्या थी, नगर परिषदें थी। अब शहरों का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे आप जयपुर जाओगे तो बाहर की तरफ जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी सुनते हैं ना, जोधपुर में जाओगे जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी, अजमेर में जाओगे एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी। क्या है ये? विकास प्राधिकरण है। तो राजस्थान में अब तक कितने शहरों के डेवलपमेंट के लिए विकास प्राधिकरण गठित कर दिए गए हैं? 3। कितने शहरों के डेवलपमेंट के लिए? जयपुर, जोधपुर और अजमेर। इसके अलावा सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर क्या है, नगर परिषद है और नगर सुधार न्यास। जैसे सिक्कर का डेवलपमेंट की जिम्मेदारी पहले नगर परिषद सिक्कर के पास थी, हैं? 2017 के बाद में अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, UIT। जब भी अपन प्लॉट खरीदते हैं तो ये कहते हैं कि UIT अप्रूव्ड है या नहीं है। टी का मतलब ट्रस्ट या न्यास है, समझ गए ना आप? और वो क्या है, विकास प्राधिकरण है। तो आपको ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना है। देखो मैं बता रहा हूं, नगरों का क्षेत्र या शहरों का क्षेत्र है, उसको विकसित करने के लिए एक संस्था होती है नगर पालिका, एक होती है नगर परिषद, ठीक है, एक होता है नगर सुधार न्यास ट्रस्ट। जैसे अपने यहाँ सिक्कर में अब नगर परिषद की बजाय जिम्मेदारी इसके साथ किसको दे दी है, UIT को दे दी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, प्राधिकरण, अथॉरिटी। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या ध्यान में रखना है, राजस्थान में शहरों के विकास के लिए 3 तो प्राधिकरण गठित कर दिए हैं और 14 कितने गठित कर दिए हैं, न्यास। इनके बारे में आपसे कोई सवाल पूछेगा नहीं, होगी ना छटनी पूरे चैप्टर की, केवल संख्या आपसे पूछ सकते हैं। तो इस पहले तो एक लाइन लिख लो, इसमें राज्य में शहरी विकास के लिए, राज्य में शहरी विकास के लिए, राज्य में शहरी विकास के लिए, शहरी विकास के लिए, और नंबर 1 डैश करके 3 शहरी न्यास, 3 शहरी विकास प्राधिकरण, 3 शहरी विकास प्राधिकरण गठित किए जा चुके हैं। 3 शहरी विकास प्राधिकरण गठित किए जा चुके हैं, ठीक है ना। अब इनमें जयपुर, अजमेर और जोधपुर, ठीक है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। अब ये क्या है, JDA, जे का मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर विकास प्राधिकरण, ADA अजमेर विकास प्राधिकरण और JDA जोधपुर विकास प्राधिकरण। क्लियर हो गई बात? अब यहां से सवाल संख्या तो 2 पूछ सकते हैं, 3 वाली और 14 वाली, और अगर किसी जिले का नाम दें, शहर का नाम दें, तो यही एक सवाल पूछ सकते हैं। बाकी 14 वाले में से ऑप्शन नहीं बनता, 14 वर्ड आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल की मोस्ट कॉमन अपेक्षित भाषा क्या हो सकती है कि निम्न में से किस शहर में विकास प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे दे दिया जयपुर, अजमेर, जोधपुर और 5वां दे दिया, चौथा दे दिया कोटा, और सवाल पूछ लिया कि किस शहर के लिए विकास प्राधिकरण गठित नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोटा। समझे ना आप? ये एक मोस्ट कॉमन लैंग्वेज आपकी एग्जाम के लिए है कि कौन से शहर के लिए विकास प्राधिकरण गठित नहीं है, क्योंकि राजस्थान में विकास प्राधिकरण गठित ही कितने हैं, 3 है।
तो वहां आपको क्या मिलेगी, कोटा के लिए आपको मिलेगा बाकी 14 जैसे मैं नाम बोल रहा हूं, अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर और सवाईमाधोपुर, इन सब के लिए क्या है, शहरी न्यास। समझ गए ना, शहरी न्यास संस्थान, जैसे यूआईटी अपन यहां बोलते हैं तो सबके लिए यूआईटी है वो, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखो दूसरा सवाल, कुल राज्य में कुल 14 शहरी न्यास गठित किए जा चुके हैं। कुल 14 शहरी न्यास गठित किए जा चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला सवाल देखो क्या बनता है, अपने यहां प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ दोनों प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो संचालित किए जाते हैं। तो देखो हर साल होते हैं, साल में 2-2 बार भी हो जाते हैं कैंप, तो इनकी तिथि और स्थान दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एक्टिविटी बार बार हो रही है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा सा सवाल ये है कि इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को राहत प्रदान करना। सुनना, और किस मामले में, अब मैं वो मुद्दे इन कैंपों के माध्यम से क्या क्या होता है, जैसे भवन निर्माण की परमिशन लेनी है शहर में किसी को या गांव में किसी को, या जमीन पट या प्लॉट वगैरह का नामांतरण स्थानांतरण है, ठीक है। इसके अलावा कोई विभाजन करना है, किसी को कोई पट्टा लेना है, तो ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो इस कैंप के माध्यम से, और आजकल इनमें वो भी जोड़ती हैं, जैसे किसी को मूल निवास बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को जनाधार कार्ड बनवाना है, सबको एक इंटीग्रेटेड पोर्टल से जहाँ किसी अथॉरिटी का साइन होता है ना और अपने को कोई भी एक्टिविटी करनी होती है। तो एक बहुमुखी कैंप होता है जिसमें सभी प्रकार की, आपको मतदाता सूची में आपका नाम जुड़वाना है, आपको मतदाता पहचान पत्र बनवाना है, सारी एक्टिविटियाँ। तो जहाँ सैकड़ों एक्टिविटी है वहाँ आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रशासन शहरों के संघ अभियान का उद्देश्य है, प्रशासन बहुआयामी शब्द लिखा दूं, इसका मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रशासन शहरों के संघ अभियान का उद्देश्य है, प्रशासन शहरों के संघ अभियान का उद्देश्य है, अभियान का उद्देश्य है अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को बहुआयामी राहत प्रदान करना है। बहुआयामी राहत प्रदान करना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये अभी जो मैं लिखाऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वाला सवाल, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। ये देखो, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जब भी सवाल आता है ना तो अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं इसको, और हिंदी में इसको क्या पढ़ोगे आप, रेरा। ठीक है, यहां देखो आपको मैं बता रहा हूं कि ये अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण, संस्था है। ये क्या है, संस्था है। अथॉरिटी का मतलब होता है ये एक संस्था है, प्राधिकरण है। अब इस प्राधिकरण का गठन सरकार ने किया है, तो देखो इसको ऐसे मैं लिख रहा हूं RERA, रेरा
एक्ट। एक्ट किसको कहते हैं? अधिनियम को कहते हैं। मैंने पीछे आपको बताया था कि अधिनियम और नियम दोनों अलग अलग होते हैं। तो पहली बात, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक संस्था है। इस संस्था का गठन करने के लिए जो कानून बना है वो है रेरा एक्ट। रेरा एक्ट का मतलब है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अधिनियम, पूरा नाम ये हो गया। ये किस वर्ष का है? 2016 का, ये लिख लो। रेरा एक्ट किस साल का है? 2016 का। और दूसरा, रेरा के आगे इस अधिनियम की जगह अगर ये लगा दे अगला RERA, रेरा के आगे रूल या नियम लिख दें, तो आप क्या लिखोगे? 2017। नियम अधिनियम को लागू करवाने के लिए जारी किए जाते हैं। तो रेरा अधिनियम 2016 का है और रेरा नियम जो वो कब का है? 2017 का है। राजस्थान सरकार ने रेरा के लिए एक गवर्नमेंट पोर्टल भी बना दिया है। क्या है इसका काम, ये बताओ आप। रियल एस्टेट में क्या आता है ये बता दो मेरे को तो आप। कौन आते हैं इसमें? रियल एस्टेट में कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग आते हैं। समझ आएगी ना बात? रियल एस्टेट का मतलब जो जमीन का धंधा करते हैं ना लोग, जैसे प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं या प्लॉटिंग करते हैं, कॉलोनी काटते हैं, तो ये रियल एस्टेट कारोबारी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जितने भी रियल एस्टेट के एजेंट हैं उन सबको अपना रजिस्ट्रेशन किस कानून के तहत करवाना होता है? रेरा कानून के तहत। रेरा कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रेरा से संबंधित सभी नियमों का इन सभी प्रॉपर्टी डीलर्स को पालन करना होता है। और उनके ऊपर कौन सी संस्था निगरानी रखती है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। समझ आएगी बात? तो यहाँ रियल एस्टेट का मतलब जमीन कारोबारियों से है। किससे है? उसमें प्रॉपर्टी डीलर। अब देखो, एक तो ये है कि जैसे अपन ने किसी का खरीद के बेचा तो ये कोई रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से, अगर लीगली अपन लाइसेंस लेके ये काम करना चाहें, प्रॉपर्टी डीलर रजिस्टर्ड बनना चाहते हैं, तो ये संस्था अपने ऊपर निगरानी रखेगी, इस कानून के तहत अपना रजिस्ट्रेशन होगा और ये सारे नियमों का अपने को क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये 3 सवाल ध्यान में रखने। ठीक है, तो देखो, ये रियल एस्टेट कारोबारियों को नियंत्रित करती है ये संस्था, ये लिख लो। रियल एस्टेट कारोबारियों को नियंत्रित करती है। कारोबारियों पर नियंत्रण, इसके लिए कानून कब का है? 2016 का। नियम कब का है? 2017 का। देखो, शहरी विकास बता रहा हूं, तो कॉलोनियां कहां कटेंगी? तो शहरी विकास में ये 3 सवाल प्लॉटिंग वगैरह के लिए है। फिर अगला लिखो इसमें, राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल, RHB। आवासन का मतलब होता है हाउसिंग। तो अपने यहाँ हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ जैसे बस डिपो के उधर कटी हुई है, इधर शिवसिंहपुरा की तरफ कटी हुई है। समझ में आ गई बात? तो हाउसिंग बोर्ड जो है, हाउसिंग बोर्ड में जितने भी प्लॉट मिलते हैं, जितने भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियाँ या राजस्थान आवासन मंडल या RHB जितनी भी कॉलोनियाँ काटता है, ये एक्चुअल में आज की डेट में देखें तो सारे रईस रह रहे हैं वहाँ। समझ गए आप? सभी शहरों में पैसे वाले रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो हाउसिंग बोर्ड पॉलिसी है राजस्थान आवासन मंडल की, इसमें जिन लोगों को लॉटरी से दिया जाता है वो बेसिकली कंसेप्ट क्या है? आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को किफ़ायती दरों पर आवास उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। तो शुरू में क्या होता है?
आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही लेते हैं, फिर वो बेच के वहां से निकल जाते हैं, फिर किसी हाउसिंग बोर्ड की लॉटरी लगती है, फिर वहां अप्लाई कर देते हैं। समझ आएगी ना बात, ये सिस्टम है। तो ये राजस्थान आवासन मंडल 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, लिख लो आप। एक तो ये 24 फरवरी 1970, 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। अब ये क्या कर रहा है, ये अपने को देखने की जरूरत नहीं है। एक तो इसमें लिख लो, आर्थिक रूप से कमजोर तबके को, उद्देश्य है इसका, उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर तबके को, आर्थिक रूप से कमजोर तबके को किफायती दरों पर आर्थिक रूप से कमजोर तबके को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य ध्येय है। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के 67 शहर ऐसे हैं, जैसे सीकर का मैंने नाम बताया, 67 शहरों में हाउसिंग बोर्ड जो है वो अपनी स्कीम शुरू कर चुका है। ये डाटा आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक सवाल इसके नीचे लिखोगे या इसमें लिख सकते हो आप, राजस्थान आवासन मंडल के नवाचार, ये एक हेडिंग लगा लो, और एक आध सवाल जो है वो मैं आपको, राजस्थान आवासन मंडल के नवाचार, राजस्थान आवासन मंडल के नवाचार, और इसके नीचे आप नंबरिंग लगाना शुरू कर दोगे। राजस्थान आवासन मंडल के नवाचार, इसमें पहला सवाल आप इसमें लिखोगे, दस प्रतिशत दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। हाँ, 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। ठीक है। देखो, बार बार राजस्थान आवासन मंडल जो है, इसको एक नाम और भी दिया जाता है, बुधवार नीलामी उत्सव। ऑब्लिक करके लिख लो, बुधवार नीलामी उत्सव। तो बुधवार नीलामी उत्सव का आयोजन कौन करता है? राजस्थान आवासन मंडल, जिसका नारा क्या है? 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। देखो, 50% छूट के साथ राजस्थान आवासन मंडल आमजन के लिए घरों की नीलामी करता है। और ये नीलामी जब जब भी होती है, किस डे को होती है? बुधवार को होती है। इसके लिए अखबारों में विज्ञप्ति वगैरह छपती है। तो आपको कुछ नहीं देखना है इसमें, आमजन को घर दिए जाते हैं इसमें 50% रियायत। और किसको? सब्जेक्ट कौन है? आमजन। आम जनता के लिए ये नीलामी खुली है, कोई भी भाग ले सकता है। तो बुधवार नीलामी उत्सव आम जनता को 50% रियायती दरों पर घर उपलब्ध करवाने के लिए ये बिड या नीलामी किसकी ओर से की जाती है? राजस्थान आवासन मंडल की ओर से। दूसरा सवाल आप इसमें लिखो, अपनी दुकान अपना व्यवसाय। अपनी दुकान अपना व्यवसाय। अपनी दुकान अपना व्यवसाय। बस ये शहरों के लिए ये पूरा ही आज का चैप्टर, अपनी दुकान अपना व्यवसाय। तो शहरों में लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवासन मंडल ने या राजस्थान आवासन मंडल ने 7 अक्टूबर 2020 से चल रही है ये। बस ये डेट ध्यान में रखो, 7 अक्टूबर 2020 से ये योजना संचालित हो रही है। मेन बात यहां भी वही है कि इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? राजस्थान आवासन मंडल, RHB। ठीक है। दूसरा देखो, आप यहां अपन एक चिंता का विषय इस शहर के लिए भी है? एक
चालनी के इक्वल शहर है, छोटा सा शहर है, और इसकी कैपेसिटी अभी कितनी है? तो अपन लोगों का यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत खराब हो गया सीकर का, आपको पता हो तो। अगर टोटल गैदरिंग और भीड़ को देखें तो हम आवास योग्य स्थिति में नहीं रह रहे हैं यहाँ, परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं। इसलिए कई बार जैसे प्रशासन के सामने इश्यू आता है कि यहाँ भीड़ किसकी है, कोचिंग सेंटर वालों की है, तो इनको शहर से 5-7 किलोमीटर बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन फेंकना इतना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अभी जो प्रोग्राम जयपुर से शुरू किया है वो राजस्थान आवासन मंडल ने शुरू किया है, आपको पता होगा। तो पहले जयपुर से कोचिंग सेंटर्स को बाकी बस्तियों से हटाकर रिद्धि सीधी चौराहे पर शिफ्ट किया गया था, फिर वहाँ से मानसरोवर को चिन्हित किया गया। अब उसको हटाकर राजस्थान आवासन मंडल ने जयपुर के प्रताप नगर में एक कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। यदि आप लोग देखते हो तो सीकर के चारों तरफ भी ऐसे बहुत बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है कि प्रताप नगर कोचिंग हब में आप खाली जगह खरीदिए, कोचिंग के लिए बनी बनाई बिल्डिंग खरीदिए, कमरा खरीदिए, रेंट पे संपर्क कीजिए, तरह तरह की होर्डिंग्स लगी हुई है। तो ये प्लान किसका है? राजस्थान आवासन मंडल का है। तो आप इसमें लिखो प्रताप नगर जयपुर में कोचिंग हब का विकास, बस इतना ही लिख लो। प्रताप नगर जयपुर में कोचिंग हब का विकास कौन कर रहा है? राजस्थान आवासन मंडल। ठीक है। एक जैसे आवासीय योजना का शुभारंभ किया है इसने, राजस्थान आवासन मंडल ने, अपने हाउसिंग बोर्ड ने। बडली की जो आवासीय योजना है उसको महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना नाम दिया है। तो इसमें भी आपको केवल उत्तर वही निकलेगा, राजस्थान आवासन मंडल। तो आप इसमें लिखो जोधपुर के बडली ग्राम में, जोधपुर के बडली ग्राम में महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना का शुभारंभ। पर्सन वैसे ही बनेगा, मैंने बता दिया है कि या तो ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में हाउसिंग बोर्ड द्वारा महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? जिला जोधपुर, गांव बडली। अब देखो क्या है इसमें बड़ी चीज क्या है? राजस्थान आवासन मंडल मुख्यतः डेवलपमेंट किसका कर रहा है? शहरों का। अब किस में उतर आया? गांवों में। इसलिए ये सवाल बड़ा है। आज तक इसके सारे प्रोजेक्ट किसके लिए थे? शहरों के लिए। अब उस सवाल में ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे राजस्थान आवासन मंडल मुख्यतः शहरी विकास की संस्था है, लेकिन अब इसने कहाँ प्रवेश कर लिया है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवेश कर लिया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार उसने महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना बडली से शुरू कर दी है। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। ये बाकी आप छोड़ सकते हो। अगला लिखो मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क। मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क का विकास कौन करेगा? आरएचबी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। अब यहां देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर है। तो इतनी बड़ी पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कॉलोनी बनने जा रही है, तो उसके लिए पब्लिक फैसिलिटी के लिए जो सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है, ये जिम्मेदारी किसको दी है? राजस्थान आवासन मंडल को दी है। एक लिखो जयपुर चौपाटी शब्द लिखो। जयपुर चौपाटी। देखो चौपाटी क्यों होते हैं? चौपाटी शब्द का संबंध किससे है? तो देखो आपको चौपाटी शब्द दिखते ही क्या दिखना चाहिए? हैं? एक ही वर्ड से इन सब का फैसला हो जाएगा। दस्तकार शब्द दिखना चाहिए।
चौपाटियां किसके लिए लगाई जा रही हैं? दस्तकारों के लिए। हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने वाले दस्तकारों को अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए शहरों में सरकार ने चौपाटी स्कीम शुरू की है। और राजस्थान में अब तक कितनी चौपाटियां विकसित की जा चुकी हैं या की जा रही हैं? अभी हालांकि कंप्लीट तो नहीं हुई है। 3 चौपाटियां प्रपोज्ड हैं, जोधपुर और कोटा में पहले से काम चल रहा है, और तीसरी चौपाटी जो है वो कहां के लिए है? जयपुर। तो दस्तकारों के लिए विकास कर रहे हैं। और कौन कर रहा है चौपाटियों का विकास? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। तो आप इसमें लिखो दस्तकारों के उद्देश्य, लिख लो दस्तकारों के लिए, ये हो गया। और अब तक 3, जयपुर, जोधपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर और कोटा, ठीक है। देखो इनमें से एक को स्टार्ट कर दिया दस्तकारों के लिए, 2 का कार्य अभी जोधपुर और कोटा वाली का कार्य प्रगति पर चल रहा है, हाउसिंग बोर्ड काम कर रहा है इनके ऊपर, और जयपुर वाले को स्टार्ट कर दिया है 1 नवंबर 2021 से शुरू। जयपुर वाले के ऊपर गोला कर दो, जयपुर के ऊपर गोला काला करके 1 नवंबर 2021 से शुरू। जयपुर की दस्तकार चौपाटी जो है वो शुरू हो गई है। तो देखो हाल ही में तो कितनी चौपाटियां शुरू हो गई हैं? 1, 2 का इनॉग्रेशन या लोकार्पण होना अभी बाकी है, जबकि कितनी चौपाटियां घोषित की जा चुकी हैं? 3। ये सवाल की लैंग्वेज आप ध्यान में रखेंगे। फिर एक लिखो आप इसमें सजग। अगला सवाल जो है उसके लिए आप ये लिखेंगे, नंबरिंग देते जाओ, और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बात ही है। सजग, ठीक है। ये हाल ही में एक राजस्थान आवासन मंडल की ओर से एक मोबाइल ऐप है ये, और हाउसिंग बोर्ड की जितने भी स्कीम्स हैं उनकी डिटेल पूरी की पूरी, कि सामग्री कहाँ से खरीदी जा रही है, कितने समय में कौन सा प्रोजेक्ट पूरा होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, रेट्स क्या होगी, नीलामी कब होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में मिलती हैं? इस ऐप में मिलती हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ लिख लो RHB का मोबाइल ऐप है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का मोबाइल ऐप। ठीक है। एक मोबाइल ऐप और है इसका, RHB ग्रीन। एक को नाम तो दिया है सजग, इस पर तो RHB की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। योजनाओं की जानकारी मिलेगी, थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज कर दें। और RHB ग्रीन, ये भी RHB का ऐप है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का ऐप है, RHB का ऐप है। इसमें क्या मिलेगा? RHB ग्रीन ऐप में क्या मिलेगा? इसमें क्या है कि जन सहभागिता से वृक्षारोपण कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी। शहरों में जन सहभागिता से वृक्षारोपण, बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो देखो RHB ग्रीन और सजग दोनों राजस्थान आवासन मंडल के ऐप हैं। सजग में उसकी योजनाएं, जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं कॉलोनियों के लिए या आवास के लिए, उनकी पूरी जानकारी मिलेगी। और इसमें शहरों में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए जनता के सहयोग से क्या क्या प्लान वो संचालित करेगा, ये मिलेगा आपको। अगला लिखो RHB आवास। RHB आवास, यह भी आवासन मंडल का ऐप है। ठीक है। इसमें क्या है, राज्य में जितने भी नगर हैं, जैसे मान लो कि लोगों की
कौन कौन से शहरों में आवास की मांग है, लक्ष्मणगढ़, पिपराली, छोटे कस्बे हैं। तो हाउसिंग बोर्ड की पॉलिसीज की लोगों की डिमांड कहाँ कहाँ है, इसका असेसमेंट करने के लिए आवासन मंडल ने ये ऐप शुरू किया है। तो इसमें एक छोटा सा शब्द लिख लो, RHB आवास मोबाइल ऐप है। इसमें है किन मतलब नगरीय क्षेत्रों की आवास मांग के आकलन है। तो नगरीय क्षेत्रों की आवास मांग के आकलन हेतु एक, अब वो श्रेणियां खत्म हो गई हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाला। ऊपर वाला एक आइडिया दे दिया कि ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना आप, इनको अलग कलर से टिक कर लेना। इसमें लिखो स्कोच अवार्ड 2021। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। स्कोच अवार्ड 2021, ठीक है ना। नंबरिंग तो चाहे आगे दे दो, चाहे ये भी राजस्थान आवासन मंडल को मिला हुआ अवार्ड है तो आप दे सकते हो इसमें ना, स्कोच अवार्ड 2021। देखो हाउसिंग बोर्ड जो प्लान लेके आते हैं जितने भी, उनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। तो गरीबों को या आर्थिक पिछड़े लोगों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध करवाने के लिए ये अवार्ड जो है वो हाउसिंग बोर्ड को किस कैटेगरी में दिया है? नमस्कार सर। हाँ सर, हटाएगा आप में से कोई कर देगा क्या? चाबी यार उधर ही पड़ी है। ठीक है, तो तीन श्रेणियां हैं उसमें, ठीक है। उन तीनों में से टॉप की श्रेणी जो है गोल्ड श्रेणी है, और ये गोल्ड श्रेणी का अवार्ड जो है वो इस बार किसको मिला है? RHB, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, ठीक है। तो यहाँ ये हो सकता है कि किस श्रेणी के लिए? गोल्ड श्रेणी के लिए स्कोच अवार्ड दिया गया है, या गोल्ड श्रेणी के लिए स्कोच अवार्ड किसको दिया गया है? RHB को दिया गया। समझ आ गई ना बात? ये अवार्ड अभी लेटेस्टली 13 नवंबर 2021 को 8-9 महीने पहले ही मिला है ये। तो आप इसमें एक लाइन लिख लो, RHB को 13 नवंबर 2021 को, RHB को 13 नवंबर 2021 को, 13 नवंबर 2021 को गोल्ड श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अवार्ड ऑफ ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। अवार्ड ऑफ ट्रॉफी ये कोई विशेष कॉलोनी में योगदान के लिए होती है, तो मानसरोवर कॉलोनी के लिए दिया है। अवार्ड ऑफ ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। अवार्ड ऑफ ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। ठीक है, एक इसमें सवाल जो पूछा जाता है वो पिछली बार भी पूछा गया था, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी कौन है? नई दिल्ली, ठीक है। अब देखो क्या है कि नई दिल्ली
का जो डेवलपमेंट स्कीम है और नॉर्म्स हैं वो दिल्ली से बाहर भी उन इलाकों पर भी लागू किए जा रहे हैं जिनकी सिचुएशन इस महानगर की वजह से बदल रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे यूपी के, राजस्थान के जो जुड़ने वाले हरियाणा के जो ज़िले हैं या क्षेत्र हैं उनको इसमें क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ सवाल जस्ट पिछले एग्जाम में पूछा है, ये जो अपने ग्राम विकास अधिकारी इनमें भी ये सवाल आया, कौन सी एग्जाम में आया, एक में 2-3 परीक्षाएं हुई है ना अभी, तो उनमें सवाल ये है कि नेशनल कैपिटल रीजन में राजस्थान के कौन से जिलों को शामिल किया गया है, अलवर और भरतपुर को। ठीक है, और हो सकता है कि अब जल्दी अपने ये स्कीम नीमका थाना तक भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ भी प्रदूषण के हालात जो हैं वो दिल्ली जैसे ही हो रहे हैं, और झुंझुनू का भी जो उधर सीमावर्ती क्षेत्र है वो भी आने की संभावना है। लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो किन किन जिलों को लिया गया है, अलवर और भरतपुर को। तो एक सवाल लिख लो राज्य के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, अलवर व भरतपुर को नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर में शामिल किया गया है। समझ आ गई बात? मतलब पेयजल आपूर्ति है, बिजली है, सड़क है, प्रदूषण नॉर्म्स हैं, सारे आ जाएंगे, वो दिल्ली की तरह ही नियम लागू होंगे। जैसे जिस व्हीकल को दिल्ली से बाहर किया जाता है तो इन क्षेत्रों में भी उनको चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो इलाके भरतपुर और अलवर के एनसीआर में शामिल हो गए तो सारे नियम कायदे हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे ही लागू हो जाएंगे। तो आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि एनसीआर रीजन में या नेशनल कैपिटल रीजन में राजस्थान के कौन से 2 जिलों के हिस्से आए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली जो इसमें शामिल होने वाले हैं वो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अलवर का है, और अलवर के 6 कस्बे इसमें आ गए हैं। लिखने की जरूरत नहीं है कि कितने क्या हैं। फिर अगला लिखो दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना डैश करके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, ये नाम देखो, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आपको किताबों में मिलेगी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किताबों में मिलेगी, उसका नया नाम कर दिया गया है। तो पहली लाइन में लिखो आप, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का नया नाम। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का नया नाम, नया नाम। ठीक है, दूसरा, योजना में राजस्थान के 196 नगर शामिल किए गए हैं, 196। अगला लिखो राजीव आवास योजना। ठीक है, देखो राजीव आवास योजना, इसका उद्देश्य क्या है? हैं? स्लम फ्री सिटी बनाना। स्लम का मतलब क्या होता है? स्लम फ्री सिटी, जो कच्ची बस्तियां होती है ना, उनसे शहरों को मुक्त करना और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध करवाना। ये राजीव आवास योजना, जैसे झुग्गी झोंपड़ियां तंबू तान के अपने शहर में भी तो रह रहे हैं ना, तो इनको घर उपलब्ध करवा के
शहरों को स्लम से मुक्त करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। समझ में आ गई बात? तो ये जो प्लान है, ये प्लान भारत सरकार स्वीकृत करती है, ठीक है ना? तो इसके आगे आप केंद्र या भारत सरकार लिख लो, केंद्र या भारत सरकार। ठीक है, देखो यहां 3 चीजें, हर शहर अपनी जो कच्ची बस्तियां हैं उनकी एक्चुअल स्थिति को डिफाइन करके उसकी रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार के माध्यम से कहाँ भेजेगी? भारत सरकार को, ठीक है? और उन शहरों को स्लम से फ्री करने के लिए भारत सरकार इसका फैसला लेगी। तो अब आपको देखो, जैसे जैसे ड्राफ्ट बन के जाएंगे तो सवाल कई सालों तक इम्पोर्टेंट बनेंगे। जब जब भी किसी नए शहर का ड्राफ्ट भारत सरकार स्वीकृत करेगा, ठीक है, कौन सा शहर ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर लेता है और कौन सा शहर जो है वो प्रस्तावित का मतलब है तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। सवाल की भाषा समझ गए ना? तो अभी तक भारत सरकार ने स्लम फ्री करने के लिए एक ही सिटी के मास्टर प्लान को स्वीकार किया है, और वो शहर कौन सा है? अजमेर, ठीक है? तो पहला सवाल, अजमेर शहर को स्लम फ्री सिटी बनाने का प्रस्ताव, स्लम फ्री सिटी बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत, ठीक है? दूसरा देखो, 7 सिटी ऐसी हैं जिन्होंने अपना प्रपोजल तैयार कर लिया है और अभी केंद्र सरकार को सौंपने वाले हैं। इसके अलावा उदयपुर जो है उसका अभी प्लान चल रहा है। तो ये आज मैं यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनका अभी कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जिस दिन अखबार में आ जाए कि और अजमेर के अलावा किसी दूसरी सिटी को जैसे ही इस योजना में स्वीकृति दी जाएगी तो एक की बजाय वहाँ कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब जैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ इन्होंने अपना प्रपोजल तैयार कर लिया है। अभी केंद्र सरकार के पटल पर जाएगा, स्वीकृति मिलती है कि नहीं मिलती है ये भविष्य का सवाल है। उदयपुर अभी ऐसा प्रपोजल तैयार कर रहा है, ठीक है? तो आपको फिलहाल एक ही सवाल है कि राजस्थान के किस शहर को राजीव आवास योजना के तहत स्लम फ्री सिटी बनाने के प्लान को स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है? अजमेर। जिस दिन अखबार में दूसरा नाम आ जाए तो वो इसके साथ आपको जोड़ना है। फिर 1 शहर, 2 शहर नाम नहीं देंगे, कितने शहरों को स्वीकृति मिली है? 1 या एकमात्र शामिल होने, स्वीकृति मिलने वाला एकमात्र शहर अजमेर। तो भाषा कैसे भी हो सकती है इसकी, एक ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन ये जून 2015 से चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन कब से चल रहा है? जून 2015 से चल रहा है। अब इसको उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो शहरों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं नागरिकों को अच्छा जीवन जीने के लिए, पानी, सड़क, बिजली, ये सब अच्छी फैसिलिटी, तो इसमें लिख लो नागरिकों को, सिटी का मतलब शहर ही होता है, गांव तो है ही नहीं। नागरिकों को उत्तम बुनियादी सुविधाएं, उत्तम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रदान करना इसका उद्देश्य है। क्या होगा इस योजना में? देखो 5 साल में
इस योजना के तहत किसी शहर को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए देगी। कितने? 100 करोड़ रुपए देगी। अब इस प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के कितने शहर और कौन से शहर शामिल हैं? तो एक लाइन तो वो लिख लो आप। 5 साल में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भारत सरकार 100 करोड़ का अनुदान देगी। अनुदान का मतलब है कि वापस नहीं लिया जाता है। 5 साल में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भारत सरकार 100 करोड़ का अनुदान देगी। भारत सरकार 100 करोड़ का अनुदान देगी। ठीक है। अब आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जैसे हॉस्पिटल बनाना है, पब्लिक पार्क बनाना है, ओपन एयर जिम बनाना है या स्मार्ट टॉयलेट बनाना है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अच्छी पार्किंग व्यवस्था है, ये सब बुनियादी सुविधाओं में आती है आदमी के लिए। अच्छी पेयजल सुविधा है, अच्छी बिजली की सुविधा है। तो एक शहर को 5 साल में डेवलप करने के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। राजस्थान के 4 शहर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो या तो ये पूछ लें कि स्मार्ट सिटी प्लान में राजस्थान के कितने शहर हैं। दूसरी भाषा क्या होती है, जब देखो 3-4 नाम ही होते हैं ना, तो निम्न में से शामिल है, निम्न में से शामिल नहीं है, ये बड़ी चीज हो जाती है। तो आरएस में तो क्या करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 दे दिया और शामिल हैं, और ऑप्शन में ए में दे दिया 1 एवं 3 दे दिया। ठीक है, 1 एवं 4 दे दिया, 4 ऑप्शन दे। बात वही होती है, बस उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा दिमाग में गुंडी बना के पूछी जाती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं अपन उससे। ठीक है, तो आप इसमें लिखो राजस्थान के 4 शहर शामिल। ये चारों नाम रटने हैं आपको, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके पीछे। है, शामिल नहीं है। ठीक है। अब देखो स्मार्ट सिटी में क्या है। स्मार्ट सिटी में मैंने आपको ये ऑप्शन 2-3 योजनाओं के मिला देते हैं तो बहुत नजदीकी ऑप्शन हो जाता है। जैसे स्मार्ट सिटी योजना, जैसे शहरों में नागरिकों को उत्तम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार का मिशन है, तो उसका उत्तर आएगा स्मार्ट सिटी मिशन। दूसरा आपसे ये पूछ लिया जाए कि शहरी क्षेत्रों में जो आधारभूत ढांचे को स्वच्छ भारत मिशन के तहत डेवलप करना है, उसके लिए क्या मिशन है, तो अमृत मिशन। क्या है? अमृत मिशन। इसमें क्या है, देखो अभी मैंने बताया कि नागरिकों को उत्तम बुनियादी सुविधाएं, फैसिलिटी, जैसे पब्लिक पार्क, हॉस्पिटल, ये नागरिकों की फैसिलिटी है। और आधारभूत स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे सीवेज लाइन है, नालियां हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर आती है, केवल वो उस शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए जो काम किया जाएगा, उसके लिए भारत सरकार का जो मिशन है वो कौन सा है, अमृत मिशन। और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए जो भारत सरकार का मिशन है वो है स्मार्ट सिटी प्लान। थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखना आपको, तो आप इसमें लिखो अमृत मिशन। अमृत मिशन ये 2015 से ही है। कब से है? 2015 से। उद्देश्य क्या है, तो ये देखो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आधारभूत ढांचे को विकसित करना। आधारभूत ढांचा विकसित करना। ठीक है। अब जैसे सीवेज लाइन बनाना है, कचरे का ट्रीटमेंट प्लान है? स्वच्छ भारत मिशन के आपको पता है कि कितने चरण हैं? 2 चरण है। 2 चरण कौन से हैं? देखो, पहला चरण है शौचालय निर्माण, मतलब भारत को ओडीएफ फ्री करना, खुले में शौच से मुक्त करना। ठीक है। और दूसरा, अपने घर से जो कचरा है उसकी सही जगह डंपिंग करना, सही जगह डालना।
ये पहले चरण का उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, मतलब देश को गांधी के चश्मे से गांधी की आंख से देखो, इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो है वो क्या है, गांधी जी का चश्मा है। ये स्वच्छ भारत मिशन ही नहीं है, आज देश में जितने प्लान चल रहे हैं उनमें से 80% जो प्लान है उनकी फिलॉसफी गांधी द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पहला चरण जो है उसमें शौचालय निर्माण और कचरे की सही जगह डंपिंग करना। और दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण ये है कि ये जो कचरा अपन जहाँ डंपिंग कर रहे हैं वहाँ ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाना कि इस कचरे से हम बिजली बना सकें। अगला जो टारगेट है, अभी जैसे यहाँ से उठा के नानी वाले बीड़ में डाल रहे हैं अपन कचरे को, लेकिन अभी क्या है, उसका ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट जिससे बिजली बने उसको अपन लगा नहीं सकते, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया तो उसको रॉ मटेरियल के रूप में रोज कचरा चाहिए। ठीक है, तो अभी अपने पास इतना कचरा है ही नहीं। डंपिंग से जब इसका कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद इस कचरे से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने का काम शुरू हो जाएगा। आज अपन मान लो कि किसी प्लांट को लगा दें और मटेरियल ही नहीं है अपने पास, तो उस प्लांट का जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। समझ आएगी बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी मतलब सही जगह डंपिंग करें, मतलब बंद टॉयलेट में शौच जाएं, ये सही जगह डंपिंग है। ठीक है, दूसरा कचरे को अपन इधर उधर कॉलोनियों में नहीं फेंक के सही जगह डालें। ये जो बाहर जो डस्टबिन वगैरह लगाई है ये सब इसी का पार्ट है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट की इस कचरे से अपन बिजली वगैरह बना सकें। कोई या कोई रिसाइकलिंग वाली चीज़ है, जैसे प्लास्टिक वगैरह है तो उसको रिसाइकलिंग देके अपन रिफॉर्म कर सकें, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अमृत योजना का उद्देश्य है, समझ में आ गई बात, आधारभूत संरचना का मतलब जैसे स्मार्ट वाटर नालियाँ हैं, अच्छे सीवेज नालियाँ हैं, इसके अलावा डंपिंग जो पोजीशन है वो ठीक हो, बाहर जो डस्टबिन वगैरह लगाएं वो ठीक से लगाएं। कभी अब तो इन दिनों तो मैंने देखा नहीं, वो CLC वाले चौराहे के पास एक वो गड्ढे में लगाया था, है क्या, हटा दिया उसको शायद मेरे हिसाब से। वो मतलब जैसे डंपिंग करने के लिए बहुत सही, मतलब इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर अपन डेवलप करें, जैसे नाली में यूं फेंकते हैं तो वो अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ था। अब यहाँ क्या है, ये नगर परिषद या नगर पालिका के कर्मचारी वो ठीक से काम नहीं करते, शायद वो भर गया होगा ऊपर से, बरसात में तो हटा दिया होगा, हैं? हाँ, तो मतलब लोगों की लापरवाही से वो फेल हो गया, इसलिए उसको वहाँ से हटा दिया। अब सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी मिशन में 4 हैं, चारों का नाम रटना, लेकिन इधर 29 है, इसलिए नाम रटने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें लिखो, अमृत मिशन में राजस्थान के कुल 29 शहर शामिल है। राजस्थान के कुल 29 शहर शामिल है। ठीक है, अगला देखो, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ये देखो, ये लेके आए स्वच्छ भारत मिशन, कोष्टक में क्या लिखोगे, शहरी। और इसमें बड़ा जो सवाल है वो है सामुदायिक सहयोग। सामुदायिक सहयोग मतलब जनता की भागीदारी से स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को पूरा करना। लिख लो आप इसमें, जनता, आम जनता के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से स्वच्छ भारत के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु, ये स्वच्छ भारत के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु, पूरा करने हेतु ये देखो क्या है, स्वच्छ भारत मिशन तो अपन पहले से पढ़ रहे हैं ना 2019 से। यहां ये स्वच्छ भारत मिशन के आगे ये 2.0 का मतलब क्या होता है, दूसरा संस्करण। दूसरा संस्करण, क्योंकि सरकार का प्रयास है वो फेल हो गया। अब मैंने सामुदायिक सहयोग मतलब लोगों के सहयोग से, समाज के लोगों के सहयोग से, कोऑपरेशन से हम इसको करना चाहते हैं। क्यों? जैसे सरकार ने खूब पैसे बांटे, 6, 8 और 12 हज़ार रुपए के स्लॉट में, 3 स्लॉट में मतलब पैसे दिए थे, किसके लिए, टॉयलेट बनाने के लिए।
अब गांव में सब लोगों ने टॉयलेट के पैसे तो उठा लिए और दीवार भी खड़ी कर ली, तो टॉयलेट का मतलब कार्यशील टॉयलेट होता है। अब उन सब में बकरियां बांधते हैं वो, और सुबह सुबह वो नीले गगन के नीचे लोटा लेके आराम से जाते हैं, हैं नीलकमल का गाना गुनगुनाते हुए, हैं। समझ गए आप? कोई फायदा नहीं माने। ओडीएफ कागजों में देश ओडीएफ फ्री हो गया, खुले में सोच मुक्त हो गए अपन, लेकिन वास्तव में खुले में सोच मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उस पैसे का दुरुपयोग हुआ, अब क्योंकि उसमें पब्लिक ने कोऑपरेट नहीं किया। दूसरा, तो यहाँ इसका उद्देश्य क्या है? कार्यशील शौचालय निर्माण और ठोस अपशिष्ट, ये जो कचरा अपन थैलियाँ वगैरह जो भी डस्टबिन में डालते हैं, उनका उचित प्रबंधन, अभी जो मैं बता रहा था। तो इस उद्देश्य से ये नया संस्करण इसका लेकर आए। तो आप इसके नीचे लिख लो सामुदायिक सहयोग से, और इसमें लिखो कार्यशील शौचालयों का निर्माण, कार्यशील शौचालयों का निर्माण, कार्यशील शौचालयों का निर्माण तथा ठोस कचरे का उचित प्रबंधन, ठोस कचरे का उचित प्रबंधन, ठोस कचरे का उचित प्रबंधन। ठीक है, अगला लिखो आप इसमें इंदिरा रसोई योजना, ये राज्य की है। इंदिरा रसोई योजना इंदिरा रसोई योजना, इसमें क्या देखोगे? देखो पहला इसका नारा क्या है, बताओ। देखें इंदिरा रसोई योजना का मोटो सेंटेंस, कोई भूखा ना सोए, लिख लो। देखो जब जब भी ऐसे नारे दिए गए ना, जैसे पर्यटन विभाग का नारा हमेशा पूछा जाता है, हैं जाने क्या दिख जाए पधारो हमारे देश, हैं ऐसे, हैं अतुल्य राजस्थान अतुल्य भारत, ये सब पूछे गए। तो इंदिरा रसोई योजना का नारा है कोई भूखा ना सोए। दूसरा 20 अगस्त 2020 से, 20 अगस्त 2020 से। तीसरा है 213 नगरों में चल रही है ये योजना, 213 नगरों में। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, प्रति थाली क्या लेते हैं? 8 रुपए, समझ रहे हो आप? और एक्चुअल में भुगतान कितना किया होता है अगले को? 20 रुपए। 8 और 20 के बीच गैप कितना हो गया? 12। ये 12 रुपए राज्य सरकार देती है। तो इसमें लिखो उपभोक्ता को 8 रुपए प्रति थाली भोजन मिलता है। 8 रुपए प्रति, मतलब जो खिलाएगा वो 8 रुपए तो कस्टमर से लेगा, और एक को खिला दिया तो उस एक के 12 रुपए किससे लेगा? वो सरकार से। और इसके कोष्टक में लिख लो प्लस 12 रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान। तो एक थाली की कॉस्टिंग कितनी हो गई? 20 रुपए हो गई। हेलो 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 हेलो।